नमस्कार, हमारी राय में आपका स्वागत है। आपने विज्ञापनों में देखा होगा कि जब किसी छोटे बच्चे के पेट में दर्द उठता है तो दादी नानी कोई आयुर्वेदिक दवा पिला देती है या डॉक्टर माँ को सलाह देते हैं कि फला फला दवा का इस्तेमाल करें। वहीं बाबा टाइप व्यापारी की नसीहत मिलती है कि हमारे बनाए तेल का उपयोग करें तो बीमारियां दूर होंगी। लेकिन झारखंड के सिमडेगा के कारीमाटी गांव की नन्ही संतोषी के पेट में 28 सितंबर को दर्द उठा तो गांव के वैद्य ने कहा कि इसको भूख लगी है, खाना खिला दो, ठीक हो जाएगी। लेकिन गरीब मां की लाचारी देखिए कि उसकी नन्ही बच्ची संतोषी अब इस दुनिया में नहीं है। शायद जीडीपी और विकास की बातें करने वालों को या शेयर बाजार में उछाल देखकर खुश होने वालों को, या हो सकता है कि धनतेरस और पुष्य नक्षत्र में शुभ मुहूर्त को देखकर खरीदारी करने वालों को यह बात कुछ अटपटी लगे कि किसी बच्ची के पेट में इसलिए भी दर्द हो सकता है कि वह भूखी थी। जी हां, यही सच है। दरअसल संतोषी के घर में कई दिनों से अनाज नहीं था। उसके परिवार का राशन कार्ड बना था, लेकिन इस न्यू इंडिया और डिजिटल इंडिया वाले भारत में राशन कार्ड आधार से लिंक नहीं था, तो डीलर ने उसकी मां को अनाज नहीं दिया। संतोषी भूख से तड़प रही थी। उसकी मां ने उसे नमक वाली चाय पिलाने की कोशिश की थी ताकि उसकी भूख थोड़ी शांत हो, लेकिन भात भात कहकर रो रही संतोषी के हाथ पैर अकड़ रहे थे और आखिरकार उसने दम तोड़ दिया। ये वही समय है जब आधे हिंदुस्तान में देवी पूजा यानी नवरात्र का उत्साह था और देश के नीति नियंता भी इस उत्सव में सराबोर थे। ये वाकया दिल्ली मुंबई का होता तो खबर तुरंत ब्रेक हो जाती, लेकिन झारखंड के गांव से न्यू इंडिया की राजधानी दिल्ली तक इस खबर को पहुंचने में वक्त लग गया। भूख से मौत की खबर थी, आखिर उसे देखकर भी क्या मिलता। कुछ दिनों पहले ही तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स की भी रिपोर्ट आई है कि वैश्विक भूख सूचकांक में भारत शतकवीर बन गया है। 119 देशों की सूची में उसका स्थान 100वां है। देश में 93 लाख से ज्यादा बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। यह बात तो केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने इसी साल अप्रैल में संसद में बताई है। इस तरह की बातों पर प्रधान सेवक के आंसू नहीं निकलते और न ही अपनी जाति पर गर्व का आह्वान करने वालों की भुजाएं फड़कती हैं। ताजमहल हमारे संस्कृति पर धब्बा है या गौरव, अकबर महान थे या महाराणा प्रताप, पद्मावती पर फिल्म बनाकर सही हुआ या गलत, ऐसे कई सवालों पर घंटों बहस देश के राजनेता कर सकते हैं। बहस इस बात पर भी हो सकती है कि संतोषी की मौत भूख से हुई या मलेरिया से, लेकिन नेता इस बात पर चर्चा नहीं करेंगे कि एक मासूम अकाल मौत का शिकार क्यों हुआ। उसे भूख लगने पर भरपेट भोजन नहीं मिला या बीमार होने पर समय से इलाज नहीं हुआ, और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। कब तक राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप लगाकर देश का ध्यान असल मुद्दों से भटकाते रहेंगे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की जो रिपोर्ट आई है उससे तो मोदी सरकार का सिर शर्म से झुकना चाहिए था, लेकिन सरकार की गर्दन में इतना लोच ही नहीं है, बल्कि अब तो भाजपा इस बात पर अपनी गर्दन और ऐंठ सकती है कि वह देश की सबसे मालदार पार्टी बन गई है। नोटबंदी के बाद आम जनता का धन तो बैंकों के पास चला गया और अब अपना ही पैसा निकालने के लिए उसे कई परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। लेकिन राजनीतिक दलों की संपत्ति शुक्ल पक्ष के चांद की तरह बढ़ती जा रही है और जो रवैया है उसमें तय है कि इनके लिए कृष्ण पक्ष कभी आएगा ही नहीं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की नई रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले एक दशक में राजनीतिक दलों की संपत्ति में भारी इजाफा हुआ है। भाजपा खुश हो सकती है कि उसके पास बहुमत ही नहीं, जबकि सबसे ज्यादा धन भी है। 2004-05 में भाजपा की संपत्ति 122 करोड़ 93 लाख रुपए थी, जो 2015-16 में बढ़कर 893 करोड़ 88 लाख रुपए हो गई। कांग्रेस उससे थोड़ा ही पीछे है, उसके पास 758 करोड़ 79 लाख रुपए है। अन्य दल भी ऐसे ही अमीर हैं। इतना धन इन पार्टियों के पास कहां से आता है? इन्हें चंदा देने वाले भी तो इंसान ही होंगे, आसमान से तो धन वर्षा होती नहीं होगी। क्या इन पर नोटबंदी या जीएसटी जैसी सरकारी आपदाओं का कोई असर नहीं पड़ता? इतने धन का आखिर ये राजनीतिक दल करते क्या हैं? चुनाव में तो खर्च की सीमा तय होती है, फिर रोड शो से लेकर बूथ मैनेजमेंट तक करोड़ों रुपए कहां से बढ़ते हैं। सवाल कई हैं, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं है। कम से कम एक सवाल का जवाब तो देश को मांगना ही चाहिए कि भूख से तड़पती संतोषी को भात क्यों नहीं मिला। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।